जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन है ये 3 तरीके का हो सकता है, खासतौर से ह्यूमंस में। ठीक है, तो कौन कौन से 3 तरीके हो सकते हैं? आइसोटोनिक एंड कंसेंट्रिक, आइसोटोनिक एंड एक्सेंट्रिक, और तीसरा है आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो पहला टाइप हम पढ़ते हैं आइसोटोनिक एंड कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो आवर मसल्स शॉर्टन एज दे कॉन्ट्रैक्ट। तो जैसा आप साइड में इमेज पर देख सकते हैं कि जो पर्सन है ये बॉडी बिल्डिंग में काम कर रहा है। ठीक है, और ये डंबल को उठाए हुए है, तो ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मसल्स को। द एंड्स ऑफ द मसल मूव क्लोजर टुगेदर। तो जो मसल्स के एंड्स हैं यानी सिरे हैं, ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक, द बाइसेप्स ड्यूरिंग अ पुल अप, जैसे कि बाइसेप में आप यहाँ देख रहे हैं ये एरिया बाइसेप्स का, जैसे साधारण भाषा में डोले कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है? ये स्ट्रॉन्ग मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं और सिकुड़ कर छोटे हो जा रहे हैं। मोस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट्स आर ऑफ दिस टाइप। तो जितने भी स्पोर्ट्स के मूवमेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी तरीके का स्पोर्ट्स लोग खेलते हैं, उनमें मोस्टली में ये जो बाइसेप ये पुल अप है, ठीक है, पुल अप है या ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये होता है जरूरी तौर पे। तो इस टाइप के जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन है, इसको हम कहते हैं आइसोटोनिक एंड कंसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। सेकंड आता है आइसोटोनिक एंड एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसमें क्या होता है? आइसोटोनिक तो है इसमें वर्ड भी, लेकिन यहाँ चेंज हो गया है, एक्सेंट्रिक आ गया कंसेंट्रिक की जगह। तो इसमें देखते हैं क्या है, आवर मसल्स लेंथन एज दे कॉन्ट्रैक्ट अंडर टेंशन। अब उसमें तो पास आ रही थी मसल्स, ठीक है, ये एल्बो के नीचे वाला, ये इसके पास आ रहा है, डंबल हाथ में था, तो ठीक, तो ये जो इनका बाइसेप था ये फूला हुआ था बिल्कुल, स्ट्रेच मतलब कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से। अब क्या है, ये रिलीज कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। The ends of the muscle move further apart, मतलब अब जो दूरी है मसल्स के बीच की वो बढ़ा दी गई है। तो बाइसेप्स when we lower down, ठीक है ना, लोअर डाउन यानी कि हम दूरी बढ़ा रहे हैं बाइसेप्स की और रिस्ट की अपने एक तरीके से, तो उस टाइम में ये आपका एक्सेंट्रिक आइसोटोनिक वाला कॉन्ट्रैक्शन होता है। चलिए तीसरा जो लास्ट आता है कॉन्ट्रैक्शन, आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। और मसल्स स्टे एट द सेम लेंथ एज दे कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ये उस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन है कि जब कॉन्ट्रैक्शन होने के बावजूद जो मसल्स हैं उनकी लेंथ सेम रहती है। ठीक है, सेम रहती है, चाहे हम कॉन्ट्रैक्ट करें तब भी। There is no movement, so the ends of the muscles stay at the same distance apart. तो कोई भी मूवमेंट नहीं होता है, इसका मतलब so the ends of the muscles stay at the same distance apart, यानी कि जैसे हम ये इन्होंने एग्जांपल दिया है, our shoulder muscles during a tug of war। तो शोल्डर मसल्स उतनी ही दूरी पे बनी रहेंगी हमेशा, चाहे हम लड़ाई लड़ रहे हो, बाइक चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो या स्पोर्ट्स के में कुछ कर रहे हो, तो ये दूरी जो है हमेशा बनी रहेगी। और इसके बीच में जितनी मसल्स हैं उनकी लंबाई जो है, चाहे हम तलवार चलाएं या गन चलाएं या बैट पकड़ के कुछ यूज करें, बराबर ही रहेगी। ठीक है, इन मेनी स्पोर्टिंग मूवमेंट्स द स्टेबलाइजिंग मसल्स होल्ड पार्ट्स ऑफ द बॉडी स्टेडी एज अदर पार्ट्स मूव। ठीक, अब जरा आप ध्यान दें इस वाले पॉइंट के लिए। कभी आपने किसी शूटर को किसी जैसे ओलंपिक्स में हम या किसी और गेम्स में आपने उसमें किसी और तरीके की जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उसमें शूटर को देखिएगा कभी ध्यान से, तो क्या करते हैं, निशाना लगाने से पहले बहुत ज्यादा अपने आप को एक जगह पर स्टैटिक बनाने की, मतलब फिक्स सा कर देने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो निशाना मतलब गोली तब दागते हैं, जो बुलेट है वो फायर तभी करते हैं जब पूरी तरह टिक जाते हैं एक जगह पे। तो इसमें भी वही है एक्चुअली, इसमें उनका केवल उंगली मूव करेगी और बाकी पूरी बॉडी स्टेडी रहेगी। स्टेडी का मतलब स्टैटिक यानी कि एक ही जगह मूव, बिना मूवमेंट किए बिल्कुल। यहाँ तक कि उनको अपनी हार्ट बीट्स तक को कंट्रोल करना पड़ता है
कि कहाँ पे सांस लेनी है, कहाँ पे सांस छोड़नी है, कहाँ पे सांस रोक के रखनी है, इतना तक वो कंट्रोल करते हैं प्रैक्टिस के बेस पर। तब वो बड़े निशानेबाज बन पाते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है, अब जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी, या एक तरीके से कहना चाहिए कि हमारी जो मसल्स हैं, इसमें केमिकल चेंजेस होते हैं अंदर, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन हो पाते हैं। ठीक है, तो जो हमारी मसल्स हैं वो क्या काम करती हैं मालूम है आपको? जो हमारी मसल्स हैं वो केमिकल एनर्जी जो हमारे प्रोड्यूस हो रही है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती हैं, और यही मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन होने के कारण ही हम कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन जो भी पॉसिबल है हम कर पाते हैं। तो ये सब कैसे होता है, इसके लिए हमको थोड़ा सा यहाँ इस डायग्राम को देखना पड़ेगा, फ्लो चार्ट को। ठीक है, तो अब जो हमारी केमिकल एनर्जी है ये होती है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन के फॉर्म में। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब ये ग्लाइकोजन जो है ये मसल्स के बीच में फंसा हुआ होता है एक तरीके से। अब जब ये केमिकल एनर्जी बनानी होती है, इस जब बॉडी में जैसे हम थकान महसूस करते हैं, उस टाइम पे क्या होता है, ग्लाइकोजन जो है वो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, ग्लूकोज में ग्लाइकोजन से यहाँ ग्लाइकोजन से ग्लूकोज में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वो होता है विखंडन का, यानी कि जो ग्लाइकोजन के मॉलिक्यूल्स हैं वो टूट जाते हैं, और इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोसिस। ठीक है, तो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। अब ग्लूकोज जो बन गया C6H12O6, ये क्या करता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है इसका। ऑक्सीडेशन का मतलब इसमें ऑक्सीजन ऐड की जाती है ग्लूकोज के साथ, तब जाके हमारे को क्या मिलता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि एनर्जी का भंडार ग्रह, यानी कि स्टोरेज ऑफ एनर्जी कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि एटीपी तो तैयार हो गया, लेकिन अभी हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। अभी एनर्जी हमें प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो अब क्या होता है, इसी टाइम पर मायोसिन प्रोटीन जो है वो आती है। ठीक, मायोसिन प्रोटीन क्या करती है, इस एटीपी के साथ मिलकर, या एक तरीके से कहना चाहिए कि मायोसिन प्रोटीन जो है एटीपी के ब्रेकडाउन मतलब टुकड़ों में टूटने को इनिशिएट करती है, मतलब स्टार्ट करती है। और जब ये टुकड़े टूट जाते हैं तो एक मतलब उसमें से एक कुछ टुकड़े एडीपी बन जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, दूसरा फॉस्फोरिक एसिड हमें मिलता है, और तीसरा बनती है एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी जो है यही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स के लिए काम में ली जाती है। ठीक, अच्छा, उसके बाद जो एडीपी बचता है यहाँ पे, अब एडीपी का भी आगे कुछ काम करना है हमें। तो एडीपी जो है ये क्या होता है, इसकी कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉस्फोक्रिएटिनिन में। ठीक है, फॉस्फोक्रिएटिनिन एक इंपॉर्टेंट केमिकल है जो आगे एटीपी को बनाने में और क्रिएटिनिन को बनाने में काम में लिया जाता है। ठीक, तो जो हमारा फॉस्फोक्रिएटिनिन बना वो आगे चलकर एटीपी में ब्रेक होता है, प्लस साथ साथ क्रिएटिन बनता है। अच्छा, जो हमारे फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं हमारी मसल्स में मौजूद हैं एक तरीके से, वो क्या करते हैं, इस क्रिएटिनिन के साथ मिलते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर, यानी कि क्रिएटिनिन और फॉस्फेट आयंस मिलकर अगेन क्या करते हैं, फॉस्फोक्रिएटिनिन बना देते हैं। तो इस तरीके से ये एक साइकिल सा बन जाता है कि पहले फॉस्फोक्रिएटिनिन से एटीपी और क्रिएटिनिन बना, फिर क्रिएटिनिन के साथ जो वहां मौजूद फॉस्फेट के आयंस हैं वो मिल जाते हैं और अगेन फॉस्फोक्रिएटिनिन बना देते हैं। ठीक, अच्छा, जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है ये क्या है, जो तीन तरीके से डिवाइड हो जाती है, तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहला फुल बॉडी मूवमेंट के लिए, मतलब पूरी बॉडी के मूवमेंट के लिए। दूसरा केवल कुछ अंगों की ही मूवमेंट कराने के लिए। और तीसरा होता है बॉडी हीट। ठीक है,
तो मैंने जो फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि बॉडी हीट करती है ये मसल्स, तो वो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दें कि फुल बॉडी मूवमेंट और सर्टेन बॉडी ऑर्गन मूवमेंट, ये दो जो हैं, ये हमारी जो एनर्जी बनती है उसका केवल 25% यूज करते हैं, ठीक है। बाकी बचा हुआ 75%, ये जो है 75%, ये दिख रहा है ना आपको। बाकी बचा हुआ जो 75% है वो बॉडी हीट के रूप में निकल जाता है। बॉडी हीट कैसे? जब मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन लगातार करती रहती हैं तब उनमें ये हीट जनरेट होती है और हमारी बॉडी में एक टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। जो हम जब ज्यादा हीट जनरेट होने लगती है अंदर बॉडी में तब हम उसे थर्मामीटर से नापते हैं और हमें पता लगता है कि एक नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा है, यानी कि हमें बुखार है, यानी कि हमारी बॉडी को बुखार का अनुभव हो जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट आता है जो हमारा फटीग है, यानी कि थकान। इसका क्या प्रोसेस है, इसमें क्या केमिकल चेंजेस आते हैं बॉडी के अंदर। तो थकान हमें तभी महसूस होती है कि जब हम या तो काम ज्यादा कर लेते हैं या एक्सरसाइज, जिम में एक्सरसाइज ज्यादा करते हैं, है ना। तो जब ये हम काम कर लेते हैं, ये वाला एक्सेस ऑफ वर्क, यानी ज्यादा काम या ज्यादा एक्सरसाइज, तो क्या होता है हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डाउन जाने लगता है, कम होने लगता है। यानी ऑक्सीजन की जितनी मात्रा हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आने पर ग्लाइकोजन जो है, जो हमने पढ़ा था ना पिछली स्लाइड में, ये रहा ग्लाइकोजन, ये रहा। तो ये जो है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होने लगता है और साथ साथ एनर्जी निकलने लगती है, ठीक। तो एनर्जी तो उस टाइम में हम काम में ले लेते हैं जिस टाइम में हम काम कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, लेकिन अब ये जो लैक्टिक एसिड बन जाता है इसकी क्वांटिटी जितनी भी बनती है ये कलेक्ट होने लगती है। कलेक्ट होने के कारण ये मसल्स के बीच में धीरे धीरे करके एडजस्ट होने लगती है, ठीक है। और जो मसल्स का काम है उसको थोड़ा सा रोकती है, मतलब थकान हमें महसूस करते हैं ना, तो कहते हैं हमारा शरीर साथ नहीं दे रहा है। तो शरीर साथ ना देने का मतलब ये है कि बॉडी मसल्स के बीच में लैक्टिक एसिड बनके और जमा हो गया है। अब ये जो थकान हुई है हमें, इसके बाद हम क्या करते हैं, जब ज्यादा थकान हो जाती है तो हम क्या करते हैं, रेस्ट करते हैं, ठीक है। सो जाते हैं, लेट जाते हैं, जैसे भी हमें आराम मिलता है वैसे, या और साथ के साथ तेज सांस लेते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, दोबारा से हमारा ऑक्सीजन लेवल जो है वो हमें प्राप्त हो जाता है, जितनी हमें चाहिए उतनी ऑक्सीजन हम ले लेते हैं अंदर। अब इसके साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि जितनी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए वो तो हमने ले ही ली, लेकिन कुछ एक्सेस क्वांटिटी जो होती है ऑक्सीजन की वो भी हमारी बॉडी में चली जाती है। क्या चली जाती है? ऑक्सीजन की एक्सेस क्वांटिटी, यानी अतिरिक्त मात्रा, जिससे जो कि आगे चलकर फिशन यानी कि टुकड़ों में तोड़ देती है और लेटर उसके बाद रिड्यूस कर देती है लैक्टिक एसिड को। कैसे रिड्यूस करती है? 1/5 यानी 1/5वां हिस्सा लैक्टिक एसिड का वो तो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और तीसरा एनर्जी, ठीक है। लेकिन जो बचा हुआ 4/5 हिस्सा है वो बना देता है केवल और केवल एनर्जी। तो जब भी हमें थकान महसूस होती है तो उसके बाद इस पूरे प्रोसेस के से गुजरते हुए हमें दोबारा से एनर्जी मिल जाती है और ये सारे प्रोसेस का फिशन और रिडक्शन के बाद हमें आखिर में मिल जाता है ग्लाइकोजन। यानी कि जो ग्लाइकोजन हमने यहाँ लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया था वो लैक्टिक एसिड हट चुका है और उसकी जगह पर हमें ग्लाइकोजन मिल चुका है, यानी कि अब हमारी थकान खत्म हो चुकी है और हम दोबारा से काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा मस्कुलर सिस्टम का चैप्टर यहाँ फिनिश होता है और इसके साथ साथ HAP की बुक हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो इम्पोर्टेंट है, तो आप ध्यान से सुन लें। मोस्ट प्रोबेबली इस सैटरडे को आपको एक जो टेस्ट असाइनमेंट है वो दिया जाएगा
जिसमें कि मेरे अभी के पढ़ाए हुए 2 चैप्टर्स, इससे पिछला सेंसरी ऑर्गन्स और ये मस्कुलर सिस्टम, इसमें इसमें को बेस करते हुए आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसके की आंसर आपको बहुत शॉर्ट टाइम में, शायद 1 घंटा या 2 घंटे के टाइम पीरियड में रिटर्न आपको हमें अपने व्हाट्सएप के थ्रू देने होंगे। और जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा उसके बाद किसी भी बच्चे का किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो इसलिए ध्यान दीजिए, सैटरडे को खास तौर से आप अलर्ट रहिएगा। आपको जिस टाइम मिलेगा उस टाइम पे आपको इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपका असाइनमेंट इशू हो चुका है, और आपको एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अंदर उसको सबमिट करना होगा। ओके, तो अब ध्यान से मस्कुलर सिस्टम के नोट्स बनाइए, और जो असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको कंप्लीट कीजिए टाइम टू टाइम। ओके, थैंक यू, बाय बाय।